हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर आपका जो 6 है बच्चों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, यदि आप किसी भी बोर्ड से हैं, 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक दो दोस्तों के साथ शेयर करने से क्या होता है बच्चों, यदि थोड़ा भी हमें सपोर्ट मिलता है तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए निरंतर ऐसे वीडियोज लाते रहें। तो चैप्टर हमारा 6 है, जिसमें आज जितने भी 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, गिब्स मुक्त ऊर्जा कैपिटल जी, एंथैल्पी H और एंट्रोपी S में संबंध। G बराबर होता है H माइनस TS। ठीक है, जहां G क्या है बच्चों आपका, ये मुक्त ऊर्जा है, H क्या है आपका एंथैल्पी है, T क्या है आपका परमताप है, और S क्या है आपका एंट्रोपी। इसमें ये संबंध है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। डेल G बराबर यदि हो जाता डेल H माइनस T डेल S सिमिलर है, देखिए तो ये जो समीकरण है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। देख लो जरा, दिखने में तो सेम दिखता है लेकिन यहाँ पे डेल लगा हुआ है, तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, इसे डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, इसका निष्पत्ति होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल E बराबर Q प्लस W। ठीक है, डेल E बराबर Q प्लस W। अब यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह भी रहता है, वो किए गए कार्य पर है कि एनर्जी दी जा रही है या एनर्जी उससे ली जा रही है निकाय से। बम कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है? स्थिर आयतन पर ऊष्मा की माप की जाती है बम कैलोरीमीटर की सहायता से। स्थिर आयतन पर ऊष्मा की माप करते हैं बच्चों। स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को क्या कहते हैं? स्थिर दाब है तब किसी तंत्र के संपूर्ण ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण ऊष्मा को एंथैल्पी कहा जाता है। स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथैल्पी। तापरोधी प्रक्रम क्या कहलाता है? तापरोधी प्रक्रम जो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, मतलब जिसमें ये आपका बच्चों तापरोधी है ना, मतलब ताप रुक जाए, वो आपका प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। एक कप में रखी चाय किसका उदाहरण है? मतलब कप में चाय रख दिया गया तो उसका ऊष्मा बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो यह आपका ये खुला निकाय कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? खुला निकाय। एक मोल पदार्थ को जलाने पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? एक मोल पदार्थ को जलाने पर जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा है वो दहन ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दहन ऊष्मा कहलाती है। एंट्रोपी क्या है? अवस्था की माप है। एंट्रोपी क्या है बच्चों? अवस्था की माप है। एंट्रोपी क्या है? अवस्था की माप। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है? तो शून्य होती है। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है? बिल्कुल शून्य के बराबर होती है। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? मतलब कब एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है? जब अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होता है तो सदैव मान क्या होता है? ऋणात्मक। अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद से अधिक होगा तो एंथैल्पी का मान ऋणात्मक आएगा। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है बच्चों। क्या? परिवेश। अवस्था फलन के कोई दो उदाहरण बताओ। तो आपका एंट्रोपी और एंथैल्पी जो है आपका अवस्था फलन है। तो ये क्वेश्चन हो गए। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है कि जब बर्फ को गला करके पानी में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात बर्फ गलकर पानी में जब बदलता है तो एंट्रोपी क्या होता है बच्चों? एंट्रोपी के मान में परिवर्तित होता है और वो एंट्रोपी बढ़ जाता है। यदि अम्ल एवं क्षार दोनों प्रबल हो तब उदासीनीकरण में ऊष्मा कितनी होती है? अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हो तो उदासीनीकरण में 13.7 किलो कैलोरी जो है बच्चों यहाँ पर क्या होता है? ऊष्मा होती है 13.7 किलो कैलोरी। एंथैल्पी का गुण किस प्रकार से होता है? तो एक विस्तीर्ण गुण पाया जाता है एंथैल्पी में। कौन सा गुण बच्चों? विस्तीर्ण गुण पाया जाता है। एक कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी का मान 4.184 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है? 4.184 जूल के बराबर होता है। एक मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। यदि 1 मोल पदार्थ है उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे
तो आवश्यक मात्रा क्या है बच्चों? मोलर ऊष्माधारिता। क्या? मोलर ऊष्माधारिता कहलाएगी। वह निकाय जो वातावरण से ऊर्जा व द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करता है। खुला निकाय, खुला निकाय। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऊर्जा की अविनाशिता नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। चक्रीय प्रक्रम में डेल ई का मान कितना होता है? चक्रीय प्रक्रम मतलब पुनः वो अपने मूल स्थिति में आ जाए तो आपका चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, तो 0 होता है। एंथैल्पी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ आप लोग। तो इसका आंसर है बच्चों अंतर्निहित ऊष्मा। ठीक है, क्या? अंतर्निहित ऊष्मा। लिखना है आप लोगों को तो यहां पर लिख लेना, अंतर्निहित ऊष्मा। ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। मेयर संबंध क्या होता है? सीपी माइनस सीवी बराबर आर। सीपी माइनस सीवी बराबर आर। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच बराबर होता है डेल ई प्लस पी डेल वी। डेल ई प्लस पी डेल वी आपका एंथैल्पी में परिवर्तन है। हेस का स्थिर ऊष्मा नियम किस पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। हेस का स्थिर ऊष्मा नियम किस पर आधारित होता है बच्चों? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। पदार्थ में संचित ऊर्जा, टोटल जो संचित ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो ये आपके टोटल 26 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। बाकी तो बहुत प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है। आगामी समय में और भी आपके लिए क्वेश्चन के वीडियो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज बच्चों आते रहेंगे, है ना। आप लोग परेशान ना हो। यदि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।